नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। बात करते हैं इलॉन मस्क बनाम मोदी की। अब ग्रॉक ने जब से ग्रॉक आया है, तब से मोदी जी की और मोदी जी की सरकार के नाक में दम हो गया। और उसके बाद इतना ही नहीं, इलॉन मस्क ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सहयोग पोर्टल है, जो मोदी सरकार की, वो जो सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं उनको रोकने का काम करती है। यानी कि इलॉन मस्क ने डायरेक्ट ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार सेंसरशिप करना चाह रही है और सेंसरशिप करती है, ऐसा उस पिटिशन में कहा गया है। अब मोदी सरकार कैसे चुप रहती? तो मोदी सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है और अब ये पूरी लड़ाई इलॉन मस्क बनाम मोदी की हो गई है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इलॉन मस्क को मोदी जी झेल नहीं सकते। अब आपको बताते हैं कि इसके पूरे डिटेल्स इस स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये जो हलफनामा दायर किया है मोदी सरकार ने, अब इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं बताती हूँ, फिर उसके बारे में चलेंगे कि जब से एलन मस्क की कंपनी एक्स अ, के एआई ग्रॉक ने भारत सरकार, भाजपा और प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ सवालों के तीखे जवाब दिए हैं, मस्क की कंपनी और भारत सरकार एक-दूसरे पर पलटवार करने के लिए आमादा हो चुके हैं। ग्रॉक ने जवाबों पर तो हंगामा उठा ही दिया था और अब एक्स और सरकार की आपसी लड़ाई अ, भी कम चर्चा का विषय नहीं है। पहले एक्स ने भारत सरकार को सेंसरशिप वाला करने वाला बताया और अब सरकार एक्स को झूठा बता रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है, इलॉन मस्क झूठ बोल रहे हैं या मोदी सरकार झूठ बोल रही है। लेकिन जो अ, भारत सरकार ने हलफनामा दायर किया है कर्नाटका हाईकोर्ट में, उन्होंने उन्होंने साफ-साफ कहा है कि सहयोग पोर्टल का काम केवल उन कानूनी धाराओं की जानकारी देना है जिनका पालन उनके लिए आवश्यक है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सहयोग पोर्टल कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे सीधे किसी भी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता हो। और एक्स ने क्या आरोप लगाया था, यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है। उन्होंने ये कुछ दिन पहले कहा था कि एक्स के एआई ग्रॉक ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े कुछ सवालों ने कुछ चटपटे तो कुछ तीखे जवाब दिए थे। ग्रॉक तब सुर्खियों में आया जब एक यूजर ने ये पूछा कि भारत का सबसे सांप्रदायिक नेता कौन है, तो ग्रॉक का जवाब था नरेंद्र मोदी। ग्रॉक ने प्रधानमंत्री के संबोधनों और भाषणों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी थी। इतना ही नहीं, ग्रॉक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा की महिला नेता प्रज्ञा ठाकुर को भी सांप्रदायिक नेताओं की लिस्ट में रखा था। इसके अलावा भी जो सियासी टिप्पणियां हैं, ग्रॉक ने उसके ऊपर भी कहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि सारा ग्रॉक ने क्या कुछ चीजें खराब की, इसको लेकर एक्स ने, जो एक्स कॉप है, जो इलॉन मस्क की कंपनी, उन्होंने पिटिशन फाइल की। अब उस पर जो ये हलफनामा दिया है मोदी सरकार ने, क्या इस हलफनामे से ये बात तय हो पाएगी कि झूठ कौन बोलेगा? और ये जो अब अदालत में जो लड़ाई छिड़ी हुई है इलॉन मस्क और मोदी की, इसको हम कैसे समझें? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है, वो जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अब ये जो मोदी सरकार द्वारा जो अ, हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सहयोग पोर्टल डायरेक्ट सामग्री नहीं हटाती है, उस पर क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो सबको पता है कि ग्रॉक जब से आया है तब से उसने बेड़ा गर्क कर रखा है पूरे बीजेपी इकोसिस्टम का। जब से अब वो आया है, झूठे सवाल का भी वो सच्चा जवाब दे देता है। अब वो राजा को निर्वस्त्र करने पर आमदा हो गया है, इसीलिए बीजेपी इकोसिस्टम, पूर्वांचल में कहावत है, नर्वसा गई है, बोला बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी पूरा इकोसिस्टम नर्वसा गई है। अगर अगर ग्रॉक या एक्स या ट्विटर भी इस ग्रॉक ग्रॉक तो बाद में, पहले ये ट्विटर था, उसके बाद इलॉन मस्क ने उसको खरीद के एक्स नाम रख दिया, क्योंकि इलॉन मस्क के बेटे का नाम एक्स है और ग्रॉक जो है वो एक्स का ही एक भाग है। एक्स जो ट्विटर है, जो इलॉन मस्क के हाथ में अभी है। तो होता ये है कि आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर एक्स गलत कोई काम कर रहा है भारत में, तो भारत की सरकार उसको बैन क्यों नहीं कर देती? जैसे भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया। भारत को जब जैसे ही लगता है कि कोई भी चीज भारत के राष्ट्रहित के अनुसार नहीं है, राष्ट्रहित के लिए वो ठीक नहीं है, उसको आप रोक देते हो। टिकटॉक को रोक दिया, टिकटॉक के ऊपर तो कोई केस मुकदमा नहीं किया, आपने सीधा बैन लगा दिया। तो उसी तरह से अगर ग्रॉक
प्रधान जी को निर्वस्त्र करने पर आमादा है और भाजपा को लगता है कि ये राष्ट्रहित में नहीं है, तो उसको बैन कर देना चाहिए। ये बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब इतने ताकतहीन है क्या, इतनी शक्तिहीन है क्या? भाजपा की केंद्र सरकार आज क्या इतनी शक्तिहीन है कि ग्रॉक जैसा या एक्स जैसा या ट्विटर जैसा एक हैंडल है जो कि राष्ट्रहित के विपरीत जा रहा है, और तो आप उसको बैन क्यों नहीं कर देते टिकटॉक की तरह? बैन नहीं कर रहे हैं, इसका कारण है कि इंग्लिश में एक कहावत है नीलू जी, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। मतलब एक साथ आप डबल रोल में नहीं हो सकते। आप खुद सांप, आप खुद नेवला, आप सांप और नेवला खुद एक ही आदमी नहीं हो सकता है। दिक्कत यह है कि जिस एक्स के ऊपर इन्होंने केस किया है, इसी एक्स को और इनके 13 जो भाई बंधु हैं, भाई भाई बहन है, कुल मिला के मस्क साहब के 14 बच्चे हैं। इन 14 बच्चों को तो 1 महीना पहले प्रधान जी व्हाइट हाउस में जाके मस्क जी के बच्चों को गोद में खिला के आए हैं। तो आप जिसको गोद में खिला के आए हैं, आपकी सरकार उसके खिलाफ बोल रही है। ये तो आप एक ही साथ सांप और नेवला दोनों का खेल खेल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। आप अगर एक्स और उसके 13 भाई और बहनों को गोद में वाशिंगटन में जाके खिलाइएगा, तो आपकी सरकार एक्स को बुरा कैसे कह रही है भारत में? तो मुख्य रूप से भाजपा की केंद्र सरकार ये कह रही है कि इसमें एक वाइकेरियस लायबिलिटी बोल रही है, वो नहीं उसका लेकिन कहना है। नहीं सिद्धार्थ, जो एक डेवलपमेंट है, अभी टेलीग्राफ की स्टोरी आई है, मैं पढ़ रही हूँ उसको, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। ऑन फ्राइडे द बिलियनियर इन्वेस्टर इलॉन मस्क अनाउंस्ड दैट हिज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI is acquiring his social media platform X in a deal that values the company at $33 billion। यानी कि उनका ये कहना है कि जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है XAI, वो उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है X, उसको अक्वायर कर रहा है इन अ डील that values the company at $33 billion। This combination, इसको ध्यान से सुनिएगा कि this combination will unlock immense potential by blending XAI's advanced AI capability and expertise with X's massive reach। एंड इलॉन मस्क का एक ट्वीट है, उसको भी मैं पढ़ देती हूँ। XAI has acquired at X in an all stock transaction. The combination values XAI at $80 billion and X at $33 billion। Since its founding 2 years ago, XAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers। तो ये जो एक बड़ी डील जो सामने आई है इलॉन मस्क की, उसमें बाद में जो टेलीग्राफ की स्टोरी में जो डिटेल्स हैं, X which has over 600 million users will now integrate into XAI's ecosystem, making a shift in Musk's broader vision of artificial intelligence and digital communication। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा मूव है, और ये जो पिटिशन फाइल की गई है और ये जो डील अब सामने आ रही है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को वो एक्स से मर्ज करना चाह रहे हैं, और ये एक बड़ी डील है, तो इसका क्या मतलब है? क्या इसको आप थोड़ा समझा सकते हैं कि इस डील के मायने क्या होंगे? जी सिद्धार्थ। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ये केवल एक आर्थिक मर्जर है। उसका कारण है कि एक्स को तो इन्होंने, मस्क साहब ने बाद में खरीदा, पहले वो एक अलग नाम की कंपनी थी, ट्विटर थी। अब ट्विटर एक तरफ ट्विटर को रखिए जिसमें कि करोड़ों लोग अपने अपने डेटा को और अपने अपने पोस्ट को डाल रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ट्विटर पे जा रहा है। अब इलॉन मस्क के पास एक अलग कंपनी है जो कि एआई का काम करती है। एआई का मतलब है वो सर्च इंजन, वो खोज। 2 मिनट के लिए आपको 2 मिनट के लिए बस मैं रोक रही हूँ कि ये जो टेलीग्राफ की स्टोरी है, मैंने आपको भी भेजी है, उसका टाइटल है इलॉन मस्क पावर मूव, X merges with XAI to accelerate human progress। अब अगर ह्यूमन प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करने के लिए मस्क ने अगर ये डील की है, तो फिर ये मोदी जी को क्या चारों खाने चित करेगी? क्योंकि सवाल उठता है कि जो उनका ग्रॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, और अगर वो एक्स से उसको अब मर्ज कर देंगे, यानी कि एक्स और ग्रॉक अलग नहीं होगा किसी भी सूरत में, तो इसका मतलब मोदी जी या फिर मोदी जी जैसे तमाम जो विश्व के नेता हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? जी जी, जी, मैं बताता हूँ। जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे करोड़ों लोग अपने-अपने पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो वो एक डेटा एक जगह है। दूसरी तरफ इलॉन मस्क के पास एक कंपनी है जो कि सर्च इंजन है, जो लोगों का डेटा खोजती है। तो अब मान लीजिए मैंने ग्रॉक को कुछ पूछा या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई सवाल पूछा, तो उसको इस तरफ ट्विटर में आके उसके डेटा को निकालना पड़ेगा।
अब ट्विटर के मतलब ट्विटर का अगर डेटा वो लेते हैं, तो ट्विटर का डेटा लेने के लिए उनको कुछ ना कुछ उसका पैसा देना पड़ेगा। अब अगर दोनों कंपनी एक ही व्यक्ति के हाथ में है, फिर भी अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी से कुछ लेती है, ये तो ऐसा ही हो गया कि मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है और खाना खिलाने के बाद कहे कि बेटा खाना खाया है, इसका 50 रुपए थाली का चार्ज दे दो। तो आप अगर होटल में जाते हैं तब तो 50 रुपए की थाली लेते हैं, लेकिन आप अगर अपनी माँ के हाथ से खाना खाते हैं, तब वो भले 50 रुपए का खाना हो, लेकिन आप 50 रुपए देन लेन नहीं करते। तो मेरे ख्याल से इसका कारण यह है कि ट्विटर पहले अलग कंपनी थी, उसका डेटा यहाँ रहता है। इलॉन मस्क के पास एक XAI नाम की कंपनी है जिसका काम था डेटा खोजना। अब ट्विटर का वो जब डेटा निकालती है, तो उसका कुछ ना कुछ कानूनी कुछ चार्जेस उसको देने पड़ते हैं। तो वो एक ही कंपनी होते हुए वो लॉस कहा जाता है। उस लॉस को ठीक करने के लिए वो उसको इंटीग्रेट, इसीलिए आपने शब्द का इस्तेमाल किया जो टेलीग्राफ कह रहा है कि वो इंटीग्रेट कर रहा है ताकि दोनों का मालिक एक ही हो जाए। तो मेरी माँ ने खाना बनाया, मैंने खाया, भले 50 रुपए का खाना खाया, लेकिन देने लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इससे होगा ये कि आज आज जो है कि जो XAI है, उसको कहीं पर भी डेटा सर्च करने के लिए उसको पैसा लग रहा है। उसके बाद क्या होगा, डेटा सर्च करने के लिए उसको जब पैसा नहीं लगेगा, तो वो ज्यादा डेटा को सर्च कर पाएगा। जैसे कि हम होटल में खाने के लिए जाते हैं, तो अपना बजट देख लेते हैं कि कितना रुपया है, उतने का ही खाते हैं। लेकिन हम अपने घर में खा रहे होते हैं तो बजट थोड़े देखते हैं, भरपेट खाते हैं। तो है होगा ये कि इससे ज्यादा डेटा को वो माइन करेगा और ज्यादा डेटा को वो निकाल पाएगा। इसीलिए ह्यूमन ग्रोथ ज्यादा होने की संभावना वो बता रहा है। असल में ये तो खैर अमेरिका के कानून के अनुसार है, और इससे कुछ ना कुछ उसका आर्थिक पहलू है, और कोई कोई खास पहलू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ट्विटर ने जो भारत में केस करके रखा है, और भारत सरकार की जो आर्ग्यूमेंट है, भारत सरकार का आर्ग्यूमेंट है वाइकेरियस लायबिलिटी का। वाइकेरियस लायबिलिटी केजरीवाल पर भारत सरकार, भाजपा सरकार नहीं डाल सकी कि दिल्ली के आबकारी घोटाले के मामले में। वाइकेरियस लायबिलिटी होती क्या है, मैं समझा देता हूं दर्शकों को कि संगम का अभी ये हुआ था, क्या कहते हैं, कुंभ हुआ था, कुंभ संगम में हुआ था। कुंभ पर पहुंचने के लिए बहुत सारे पुल बने हुए थे। मान लीजिए किसी पुल पर कोई भगदड़ मच गई, तो अब आप पुल को तो सजा नहीं दे सकते। भगदड़ पुल पर मच गई तो पुल को तो सजा नहीं दे सकते। मान लीजिए आप पुल को सजा देने के लिए जाइएगा, तो पुल कहेगा मैं खुद थोड़े बना, मुझे तो किसी मिस्त्री ने बनाया, मिस्त्री को पकड़ो। आप मिस्त्री को पकड़ेंगे, मिस्त्री कहेगा मैंने अपनी इच्छा से थोड़े बनाया, मुझे तो किसी ने सामान दिया, इंजीनियर ने सामान दिया, इसलिए मैंने बनाया। आप इंजीनियर को पकड़ने जाएंगे, इंजीनियर कहेगा मैंने अपने मन से थोड़े बनाया, मुझे किसी आर्किटेक्ट ने नक्शा दिया था। आप आर्किटेक्ट को पकड़ेंगे, आर्किटेक्ट कहेगा मैंने अपने मर्जी से थोड़े नक्शा बनाया था, मुझे योगी जी ने कहा था नक्शा बनाने के लिए। अब फंस जाएंगे, योगी जी के पास जाइएगा। जो ये जो डील हुई है जिसमें कि अब ये जो एक्स और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो डील उन्होंने बिजनेस डील एक कर ली, जो कि काफी जो भारी संख्या में एक बड़ी डील है, और $33 बिलियन की ये डील है। लेकिन इस डील का सिद्धार्थ ये भी तो मतलब हुआ ना कि अब एक्स और ग्रॉक दोनों एक साथ ही चलेंगे, और इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें ग्रॉक बताएगा उसको ट्विटर से आप अलग नहीं कर सकते। तो जो ग्रॉक जो सच्चाइयां मोदी जी के बारे में उगल रहा है, तो अब मोदी जी लाख कोशिश कर लेंगे, ग्रॉक को वो बंद नहीं कर सकते, इसका मतलब। नहीं नहीं, ग्रॉक को तो बंद कर ही नहीं सकते। ग्रॉक को बंद करना होता तो इनको टिकटॉक की तरह इनको ऑलरेडी इनको बंद कर देना चाहिए था। तो ग्रॉक को बंद नहीं करना अपने आप में बताता है कि बीजेपी की भारत सरकार, प्रधान जी कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की सरकार कितनी कमजोर है। अगर वो इतनी ताकतवर होती, सर्वशक्तिमान होती, तो जैसे रातों रात आपने टिकटॉक को बैन किया, उसी तरह से ग्रॉक को क्यों नहीं बैन किया? क्योंकि उनको पता है कि उनका तर्क ही जो है वो बिल्कुल बचकाना तर्क है। वो एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाला तर्क है, जिसमें मुजरिम के गर्दन के नाप का फंदा बनाने के बदले एक 56 इंच का पहले फंदा बना दिया गया, उसके बाद उसमें फिट होने वाली गर्दन खोजने की कोशिश की। पूरी दुनिया में एक ही आदमी का गर्दन 56 इंच का मिला। अब वो खुद उस देश के प्रधान का था, तो फंदा उसके गर्दन में पड़ गया। तो आपको मुजरिम के नाप, गर्दन के नाप का फंदा बनाना था, आपने फंदे का नाप का गर्दन खोजना शुरू किया। इसीलिए हुआ यह है कि जब भारत में ट्विटर का सीधा सीधा कहना है कि मैं तो किसी को, मैं तो प्रधान जी के ऊपर कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं,
अगर किसी ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं तो एक पुल हूं, पुल के ऊपर हजारों लोग आते जाते हैं, उसमें किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी का पॉकेट मार लिया तो आप पुल को कैसे दोषी कह रहे हो? आपने जिसको किया है, अगर कोई व्यक्ति प्रधान जी का मजाक उड़ा रहा है, भाजपा का मजाक उड़ा रहा है, तो उसको पकड़ के जेल में डालिए ना, मुझे नहीं, क्यों डाल रहे हो? नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये जो डील हुई है, इसके डिटेल्स तो मैं भी बात करूंगी इस पर, लेकिन ये जो डील हुई है 33 बिलियन डॉलर्स की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 33 बिलियन डॉलर्स की इस मस्क इलॉन मस्क की इस डील ने अब मोदी जी को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है, क्योंकि अब मोदी जी की छवि को ध्वस्त और करने से कोई रोक नहीं सकता। और ये जो डील हुई है तो इससे मोदी जी और जो पूरी जो राइट विंग ट्रोल आर्मी है उसका क्या होगा? आपको क्या लगता है कि उसका हश्र क्या होगा इस डील के बाद? जी, उसको उसको अलग ढंग से समझा देता हूँ। हर आदमी के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन होता है। ज़्यादातर आप देखिए, हम लोग या तो गूगल पर सर्च करते हैं, या तो फेसबुक पर अपना डाटा डालते हैं, या तो हम ट्विटर पे अपना डाटा डालते हैं। मतलब कुछ कुछ भी हमको टाइप करना है तो हम ट्विटर पर जाते हैं या फेसबुक पर जाते हैं या गूगल करते हैं। अब ये तीनों 3 अलग-अलग कंपनियां हैं। गूगल अलग व्यक्ति के गूगल अलग व्यक्ति का मलकियत है, फेसबुक की मलकियत अलग है, ट्विटर की मलकियत अलग है। तो आज जब ग्रॉक ग्रॉक से आप कोई सवाल पूछते हैं और उसको जवाब देने के लिए डाटा को खोजना पड़ता है, तो वो सिर्फ ज्यादातर ट्विटर का डाटा खोजता है, क्योंकि अगर वो गूगल का डाटा खोजने जाएगा तो गूगल का डाटा देने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर वो फेसबुक का डाटा खोजेगा तो वो फेसबुक के डाटा खोजने का पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए इलॉन मस्क की एक अलग कंपनी थी एक्स एआई, जिसका पहले से अनुबंध था गूगल के साथ और फेसबुक के साथ। उसके उसका वो डेटा ले रही थी, अब ट्विटर का भी डेटा लेगी। तो अभी तक ग्रॉक जो जवाब दे रहा था वो ज्यादातर ट्विटर का डेटा से खोज के जवाब दे रहा था। आने वाले समय में वो ट्विटर के साथ साथ फेसबुक और फेसबुक के साथ साथ गूगल, ये तीनों जगह से डेटा खोज के देगा, तो 3 गुना ज्यादा फजीयत होने की संभावना है। संभावना जी। अभी जो थी उससे 3 गुना ज्यादा होगी। 3 गुना ज्यादा सब भारत के प्रधान जी को पहले एक आदमी बोल रहा था कि राजा निर्वस्त्र है, अब 3 लोग बोलेंगे कि राजा निर्वस्त्र है, यही होगा और क्या होगा। वो और इस डील के जो और डिटेल्स हैं उसमें इलॉन मस्क ने समझाया है कि आखिर अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो उसको मैं पढ़ देती हूँ, फिर आप थोड़ा उसको और समझाइएगा कि इलॉन मस्क ने कहा है, उसमें को मैं कोट कर रही हूँ, टुडे वी ऑफिशियली टेक द स्टेप टू कंबाइन द डेटा मॉडल्स compute distribution and talent. Elon Musk said, emphasizing the strategic importance of the deal. This will allow us to build a platform that doesn't just reflect the world, but actively accelerates human progress. The acquisition values XAI at $80 billion and X at $33 billion, with the latter still carrying on the $12 billion in debt. लेकिन इस डील से कुछ चिंताएं भी बढ़ी हैं, और वो भी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए। उसमें ये कहा गया है कि फ्यू यूजर्स रेज द privacy issues and asked if posts and personal data on X will now be used to train AI's models without consent. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि कुछ सोशल मीडियाज ने ये कहा है कि भाई जो अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे एक्स और एआई को, तो फिर एआई के जो मॉडल्स हैं वो बिना किसी कंसेंट के उस ट्विटर यूजर के पोस्ट को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो सकता है। और when Musk acquired Twitter for $48 billion in 2022, it was a gamble that saw advertisers fleeing due to concerns over hate speech moderation. In recent months, major brands such as Amazon and Apple have started reinvesting in X campaigns. A resurgence in advertiser confidence has helped bondholders recover billions in excess debt, with recent trades pricing its debt at 97 cents and the dollar. अब ये टेलीग्राफ की स्टोरी है जो इस बात को कहती है कि भाई अगर आपके पर्सनल डेटा को, जो आपका एक्स पर पर्सनल डेटा है और पोस्ट है, अगर उनको एआई अपने लिए बिना कंसेंट के यूज करेगा, तो ये कितना बड़ा खतरा है और इसको लोग कैसे काउंटर करेंगे सिद्धार्थ? जी, ये इतना ही बड़ा खतरा है जितना कि मेरा एक कार खरीदना है। अगर मैंने कार खरीदी और रोड पे जाऊंगा तो कार में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये स्वाभाविक है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी इलॉन मस्क हो या ट्विटर हो या एक्स हो, हम लोगों को जबरदस्ती अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं ला रहा है। हम अपनी खुशी से उसके प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं।
अब उसके प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आप किसी भी नए अकाउंट को खोलिए, मतलब ट्विटर का या फेसबुक का, तो उसमें काफी सारे मतलब उसके क्या कहते हैं, कंडीशंस आते हैं। आप अपने प्रिवेसी को वहां पर ब्लॉक भी करवा सकते हैं। आप अगर ब्लॉक नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो खुला भी रह सकता है। आप फेसबुक पर भी जाइए, तो ये अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप अगर डाटा यूज कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के साथ कंपनी की चीज यूज कर रहे हैं, तो उसमें यूज करने से पहले उसके जो जो प्रिवेसी इश्यूज हैं, वो बटन दबा के, वो आइकॉन दबा के अपनी प्राइवेसी को आप खत्म भी करके रख सकते हैं। जैसे फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक आपके अकाउंट के समय पूछता है कि क्या आपको अपना फोन नंबर बताना है या नहीं बताना है, क्या आपको अपना अबाउट मतलब अपने डिटेल्स लोगों को दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं, अपना जन्मदिन लोगों को दिखाना है या नहीं दिखाना है, आपको जो पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे वो पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं या फिर केवल दोस्तों को दिखाना चाह रहे हैं या केवल परिवार को दिखाना चाह रहे हैं। तो होता यह है कि ये एक एक व्यक्ति और एक कंपनी के बीच में, कंपनी एक प्रोडक्ट दे रही है, आप वो प्रोडक्ट अगर अपनी खुशी से ले रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के साथ सर्टेन रिस्क आएंगे। मैंने अगर कार खरीदी है तो मुझे उतना रिस्क भी तैयार रखना पड़ेगा कि कार ली है तो कार से एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कार ठीक से चलाएंगे, अगर आप सीट बेल्ट डालेंगे, आप अगर कानूनी रूप से कार जिस तरह से चलाना है चलाएंगे, उसमें समय पर पेट्रोल भरेंगे, समय पे ऑयल भरेंगे, उसका हवा ठीक से रखेंगे, तो कार ठीक भी चलेगी। आप पूरा जीवन कार चला के बिना एक्सीडेंट के भी आप गुजार सकते हैं। तो प्राइवेसी इशू इशू जो है, ये प्रिवेसी इशू, क्योंकि इंटरनेट वगैरह आके 20-25 साल दुनिया भर में हो गए हैं, सबके पास ईमेल, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर सबके अकाउंट होते ही हैं, व्हाट्सएप पर। आप किसी के साथ भी किसी कंपनी के को अपना डेटा जैसे ही देते हैं, अपनी प्राइवेसी को आप बंद करके रख सकते हैं। आपने अगर बंद नहीं किया है तो वो यूज भी करेगा। तो इसको मतलब ये कैसे कहें कि भारत सरकार भी तो आपका आपका वोटर डेटा लेके यूज कर लेती है, आपका आधार डेटा लेके भारत सरकार भी तो यूज कर रही है। कोई आपको आधार कार्ड बनाने के लिए आप पर जबरदस्ती नहीं, आप मत बनवाइए, आप वोटर कार्ड मत बनवाइए, बिना वोटर कार्ड के रहिए, कौन मना कर रहा है। आप इस देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है, वो चुनाव में भी वोट नहीं करने जाते, वो इस देश में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात तो साफ है कि भई एक अपने एआई टूल का मर्जर जब वो एक्स के साथ कर रहे हैं, तो उसको एक नए लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे विश्व के कई लोगों को और विश्व के जितने भी लोग हैं, उनको फ़ायदा तो पहुँचेगा। लेकिन सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है कि अब मोदी जी के लिए क्या चैलेंजेस होंगे या फिर मोदी जैसे कई नेताओं के लिए, उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? जो कि अपने सरकार की कमियों को छुपाते हैं, ढकते हैं, किसी भी आलोचना को उठाकर दबाने की कोशिश करते हैं। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया भाई कि अब मतलब फ्री स्पीच पर उन्होंने एक इतना बड़ा ऑर्डर उन्होंने सुनाया था इमरान प्रतापगढ़ी और कुणाल कामरा को बेल भी दे दिया मद्रास हाई कोर्ट ने। तो अब ऐसे में मोदी जी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम इलॉन मस्क ने खड़ी कर दी है? ये मेरा आखिरी सवाल है आपको जी सिद्धार्थ। जी, अगर आपको दीवार के बदले आपने अपने घर में पर्दे डाल दिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दीवार और पर्दे में अंतर होता है। बहुत तेज आंधी या तूफान आएगा तो पर्दा दीवार का काम नहीं करता है। पर्दे की अपनी सीमाएँ होती हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब करीब 5000 साल साल पहले भारत में वेदों में दे दिया गया है। वेदों में कहा गया है हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब सच जो होता है, उसको छुपाने के लिए सच के ऊपर एक सोने का सच सच एक मटके में होता है और उस मटके को एक सोने की चादर से बांध दिया जाता है, ताकि कोई सच नहीं पकड़े, सोने के चादर में ही वो कंफ्यूज हो जाए। इसी को आज से 400-500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा था, उघरई अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। अब जिसने भी अपने जीवन में या अपने नीतियों में सच्चाई के बदले बनावटी बनावट को, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, बहुत फेमस गाना है। आपने अगर कागज के फूल में परफ्यूम मार के उसको फूल है करके बेचने का ठेका ले लिया है, तो ध्यान में रखिएगा कभी ना कभी वो कागज का फूल खुशबू उसकी खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के इकोसिस्टम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसने पिछले 10 साल से भारत में जो नैरेटिव पुश किया है, जो विमर्श दिया है, वो विमर्श सच्चाई से बहुत दूर था। वो सच्चाई के सामने एक पर्दा डाला हुआ था। आपने घर में दीवार बनाने के बदले पर्दे डाल दिए। अब उस तरफ से ग्रॉक नाम का, एआई नाम का आंधी आ गया है। अब मुझे बताइए, पर्दा आंधी को रोक पाएगा क्या?
आपका अगर दीवार होगा तो दीवार तो आंधी को रोक लेती है। मेरे ख्याल से कोई दुनिया में ऐसा पर्दा नहीं है जो आंधी को रोक ले। इन्होंने एक फिल्मी सेट बनाया, फिल्मी सेट दूर से देखने में तो असली दिखता है, लेकिन असल में उसमें ईंटा पत्थर किसी तरह का मतलब ठोस चीज वो होती नहीं है। इन्होंने एक फिल्मी स्ट्रक्चर बना के इस देश के सामने परोसा, बहुत जोर से आंधी आ गई, पूरा फिल्मी सेट उड़ रहा है, बस यही हो रहा है। इनका फिल्म सेट जो है वो देखने में बहुत बड़ा क्या कहते हैं महल जैसा दिख रहा था, लेकिन बना हुआ कागज का और कूट का था। तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है, एक शेर होता है और एक कागजी शेर होता है। आपने कागज पर एक बहुत बड़ा शेर बना दिया, दूर से देखने में तो शेर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे पास में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शेर नहीं है, तो कागजी शेर है, इसमें तो जान है नहीं। तो मेरे ख्याल से यही होगा। बीजेपी नहीं, के तो इकोसिस्टम ने ये जो डील है मस्क ने साइन की है एआई एक्स एक्स एआई के साथ और एक्स के साथ, इस डील को देखकर मोदी जी क्या सोच रहे होंगे आज? नहीं, मेरे ख्याल से उनकी भारत के पूरे की पूरी बीजेपी इकोसिस्टम की अभी रात में पूरे ढंग से उनको नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपने घर में, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपने घर में दीवार बनाने के बदले पैसा बचाने के लिए पर्दा डाल दिया। जब तक आंधी तूफान नहीं आया तब तक पर्दा दीवार का काम कर रहा था। अब आपको पता है कि आंधी तूफान आ रहा है, बरसात हो रही है, आपका पर्दा हिल रहा है, अब आप कर कुछ नहीं सकते। अब आपको इसको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इतने समय में आप नए ढंग से दीवार तो बना नहीं सकते। आपने पर्दे को पत्थर की दीवार करके दिखा दी थी, ठीक है, जितने दिन तक बारिश नहीं आई, आंधी नहीं आई, उतने दिन तक वो पर्दा आपको कागज मतलब कूट का दीवार जैसा दिख रहा था, दूर से दीवार दिख रहा था, लेकिन जोर से बारिश आएगी तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से काफी, इसी को कहते हैं सांप छुछुंदर वाले फेर में फंस गए हैं, कि आपने मुंह में इलॉन मस्क नाम का एक छुछुंदर पकड़ लिया है। अब अगर भारत सरकार उसको उगल देती है तो अंधी हो जाएगी, निगल जाएगी तो मर जाएगी। सांप छुछुंदर के बारे में यही कहा जाता है कि फंस जाता है तो न तो निगलते बनता है, न उगलते बनता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।